लाइट रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश, और प्रकाश का आगे का पोर्शन अगला लेक्चर, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो प्रतिबिंब। अगला पॉइंट है प्रतिबिंब। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, इमेज। इमेज पढ़ेंगे तो इमेज दो प्रकार का होता है। पहला नंबर कौन सा इमेज, वास्तविक, और दूसरा क्या, आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से होकर निकले और जा करके परावर्तक तल से टकराकर वास्तव में किसी बिंदु एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक, जब प्रकाश की किरण वास्तव में किसी एक बिंदु पर मिलती हुई हो, तो वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे, जब प्रकाश की किरण कहीं से परावर्तित होकर के, किसी सतह से परावर्तित होकर के वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत न हो, बल्कि आभास हो कि वे एक जगह पे कहीं मिल रही हैं। ऐसा आभास हो कि वे जा करके कहीं एक बिंदु पे मिल रही हैं, तो उसे क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग दर्पण। दर्पण, मिरर। मिरर दो प्रकार का होता है, समतल और गोली। कौन कौन, समतल और गोली। मिरर कितने प्रकार का होता है, समतल और गोली दो प्रकार का होता है। तो समतल दर्पण हम लोग पहले जान लें। अच्छा, गोली भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है अवतल और दूसरा वाला क्या है, उत्तल। एक अवतल दर्पण और दूसरा वाला क्या है, उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल। तो समतल को हम लोग जानते हैं, यह दर्पण हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। ऐसा दर्पण जो सीधा, उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। इसका जो सतह होता है कैसा होता है, समतल होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदु जान जाए, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो समतल दर्पण क्या करता है, इस पे जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण पे, वह हमेशा आभासी बनता है। समतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। अच्छा, दूसरी बात, पहली बात हो गई कि समतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। दूसरा क्या, कि समतल दर्पण है कोई, अगर इसके सामने कोई वस्तु रखी जाती है, अगर हम चाहें कि उस वस्तु का पूरा पूरा प्रतिबिंब इस दर्पण में बन जाए, उस वस्तु का पूरा पूरा प्रतिबिंब इस दर्पण में बन जाए, तो हमें कितनी लंबाई का दर्पण लेना पड़ेगा, तो उसकी आधी लंबाई का, वस्तु की आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए कि 2 मीटर की कोई वस्तु है, तो उसका पूरा पूरा प्रतिबिंब दर्पण में बन जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर लंबाई का दर्पण, समतल दर्पण लेना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, तो समतल, तीसरा पॉइंट है, समतल दर्पण में जितनी लंबाई की वस्तु होती है, उतनी लंबाई की प्रतिबिंब भी दर्पण में बनती है। जितनी लंबाई की वस्तु उतनी लंबाई का प्रतिबिंब उसका बनेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि अगर कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु रखी रहेगी, मान लीजिए यहाँ पे रखी, 1 मीटर की दूरी पर रखी है कोई वस्तु, 1 मीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है,
समतल दर्पण से, तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा, 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो यह कुछ मुख्य विशेषताएं हैं समतल दर्पण की जो हम लोगों ने जान लिया। अब आगे पढ़ेंगे हम गोली दर्पण। गोली दर्पण अगला पॉइंट है गोली दर्पण। गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण क्या होता है? किसी गोले का भाग होता है, ऐसा दर्पण जो किसी गोले का भाग होता है। यह 2 प्रकार का होता है। अगर बीच में से तोड़ दें इस दर्पण को, कुछ ऐसा बनेगा। दर्पण को तोड़ेंगे तो जो धंसा हुआ भाग होता है किसी भी दर्पण में, गोली दर्पण में जो धंसा हुआ भाग होता है उसे अवतल दर्पण कहेंगे। जो उभरा हुआ भाग रहेगा उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। इसे क्या कहेंगे? अवतल। अवतल। इसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो गोले का एक भाग होता है। दबे हुए भाग को अवतल और उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं। दर्पण उत्तल, अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में। अब फिर हम जानेंगे अवतल दर्पण वास्तव में होता क्या, उसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या है? हमने अभी क्या बताया? धसे हुए भाग को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। जब इसके किनारे किनारे हम क्या कर दें? पॉलिश कर दें तो यह अवतल दर्पण का काम कर। उभरे हुए भाग की ओर हम क्या कर देंगे? पॉलिश। यह जो दर्पण काम करेगा कैसा करेगा? अवतल दर्पण की तरह काम करेगा। यदि कोई वस्तु हम रख दें इसके सामने, अवतल दर्पण के सामने, प्रकाश की किरण निकलेगी। यह बिंदु जहाँ पे कटेगा मुख्य अक्ष वो क्या है? यफ है। यह जो है इसका अविलंब, अविलंब हम लोग पढ़े हैं ना, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जहाँ पे कटेगा, मुख्य सतह के लंबवत जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं। तो इसका भी अविलंब होगा। यहाँ पे सी बिंदु मान लेते हैं, यह ओ बिंदु है, ठीक है, और यह क्या है? पी बिंदु है, नहीं क्यू मान लेते हैं इसको, क्यू, और यह क्या है? पी बिंदु है। अब कुछ पॉइंट है उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है ओ बिंदु। ओ बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ओ बिंदु को किसी भी दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव। यानी ध्रुव की परिभाषा क्या हो जाएगी कि दर्पण का वह बिंदु जहाँ से मुख्य अक्ष गुजरे, दर्पण का वह बिंदु जहाँ से मुख्य अक्ष क्या हो गुजरे और जहाँ पे काटे वही क्या है? ध्रुव कहलाता है। ध्रुव किसे कहेंगे? दर्पण का वह बिंदु जहाँ से मुख्य अक्ष गुजरे और जिस बिंदु को काटे उसे ही क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। अच्छा, ये आपका फोकस हो जाएगा। जहाँ पे प्रकाश की किरण जहाँ पे आ रही है उसे क्या कहेंगे? फोकस से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष को जहाँ पे काटेगी उसे फोकस कहेंगे। और ये अविलंब जहाँ पे मिलेगा उसे क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। वास्तव में यह दर्पण किसी गोले का भाग है। कोई एक गोला होगा, उसी का टूटा हुआ हिस्सा है। तो यह हमेशा केंद्र में रहता है। सी कहाँ पे रहता है? केंद्र में। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र से ओ के बीच की जो दूरी है, देखो इस गोले के लिए, इस गोले के लिए देखा जाए, पूरे गोले के लिए, तो यह वाला हिस्सा क्या है? त्रिज्या के समान है कि नहीं है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? त्रिज्या है। इसलिए सी से ओ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और एफ से ओ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया
कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिनको हमने जान लिया। अब हम लोग आते हैं सिद्ध करना क्या है। F इक्वल टू आर बटे 2। आर को क्या कहते हैं? F को कहते हैं फोकस दूरी, बराबर आर वक्रता त्रिज्या बटे 2, वक्रता त्रिज्या बटे 2, यह सिद्ध करना। चित्र बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए ये अवतल दर्पण है। कोई अवतल दर्पण है। इस बिंदु को क्या बोलेंगे? P ध्रुव बोलेंगे। ध्रुव किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष दर्पण को जहाँ पे छुए वही क्या है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अब फोकस से, यह क्या है? फोकस है। तो फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? वक्रता केंद्र C, यानी यह दर्पण, अवतल दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। ऐसी वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो दर्पण के बीचों बीच से एक हम रेखा खींच लेते हैं, ध्रुव से होकर एक रेखा गुजरती है, इसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। यह आपतित किरण है, आपतित, और यह वाली परावर्तित किरण कहलाएगी। ठीक, इसका नामकरण कर लेते हैं। यह है P, यह है Q, इसे कहेंगे F, फोकस है इसलिए F कहेंगे। यह P हो ही गया, यह C हो गया। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण हो गया। इसे आपतन कोण कहेंगे, कोणाई, ऐसे कहेंगे कोणा, परावर्तन कोण कहेंगे इस वाले कोण को। ठीक है, तो परावर्तन के नियम से लिखेंगे, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। यानी कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? कोण आर होगा। कोण आई को अगर हम थीटा मान लें तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। यानी ये भी थीटा, कोण आई भी, और कोण आर भी क्या हो जाएगा? थीटा। ध्यान से देखिएगा, यह वाला थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, क्योंकि ये आपतन कोण है वाला परावर्तन कोण। अब ध्यान से अगर इसको देखा जाए तो यह रेखा और मुख्य अक्ष, ये जो प्रकाश किरण वाली रेखा है और मुख्य अक्ष एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। और यह वाली जो अभिलंब है इसको तिर्यक भाग में क्या कर रहा है? काट रहा है। इसलिए यह कोण और यह वाला कोण दोनों क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण कहलाएंगे। यह कोण और यह कोण दोनों क्या है? एकांतर कोण है। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं और इनको बीच से काटा जा रहा है, तो ये दोनों एकांतर कोण हो गए। तो यह वाला भी कोण कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी यह थीटा तो यह भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरा अगर देखा जाए तो इस यह थीटा और यह थीटा मिला के दोनों कोण क्या हो जाएंगे? 2 थीटा। ये दोनों कोण मिला क्या है? थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 2 थीटा। फिर यह प्रकाश की किरण वाली रेखा और मुख्य अक्ष वाली रेखा एक दूसरे के समानांतर है। इसको क्यू एफ रेखा के द्वारा काटा जा रहा है, इसलिए यहाँ भी एकांतर कोण बन रहा है। तो यह कोण और यह कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। यह इसका मान कितना हो जाएगा? 2 थीटा। जब इसका मान 2 थीटा है यहाँ से आप तक, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। तो ध्यान से लिखेंगे, निकालेंगे।
दो त्रिभुज बन रहा है, एक ए वाला त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज एन और आर के बीच की दूरी, यह ध्रुव क्या है, आर है, आर माने इसको, और ये यन है। तो यन और आर के बीच की दूरी बहुत कम, इसलिए नगण्य मान लेते हैं। ऐसा मान आर दोनों एक ही बिंदु पे अवस्थित हैं, इसलिए हम त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, क्यू एफ एन, क्यू एफ एन एक त्रिभुज बन रहा है यार, एक त्रिभुज बन रहा है क्यू एफ एन। तो क्यू एफ एन में से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है, क्यू आर, लंब क्या है, क्यू आर, आर को हम एन पे अवस्थित माने हैं, इसलिए हम इसे लिखेंगे क्यू एन, लिखेंगे क्यू एन, लंब क्या है, क्यू एन, अपान आधार कितना है, एफ एन, एफ एन। एफ एन हो गया। अगर कोण का मान छोटा होता है तो tan थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है, अतः हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर क्या है, क्यू एन अपॉन एफ एन। tan थीटा में अगर थीटा का मान बहुत छोटा है, कोण बहुत छोटा है, वास्तव में बहुत छोटा होता है कोण, यह कोण क्या है, बहुत छोटा है, सॉरी यहाँ 2 थीटा होगा, यह 2 थीटा है, tan 2 थीटा बराबर लंब यानी क्यू एन अपान एफ एन, ठीक। तो tan 2 थीटा बराबर लगभग 2 थीटा, या 2 थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एन अपान एफ एन लिख लेंगे, ठीक। ऐसे ही दूसरे त्रिभुज क्यू सी एन के लिए, त्रिभुज क्यू सी एन के लिए क्या हो जाएगा, इसमें भी tan यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान क्या है, फिर क्यू एन हो जाएगा, लंब क्या है, क्यू एन अपान आधार कितना है, सी एन, सी एन, ठीक। या फिर यहाँ भी थीटा का मान बहुत छोटा है, नगण्य है, इसलिए हम tan थीटा बराबर लगभग क्या मान सकते हैं, थीटा। यहाँ tan 2 थीटा बराबर 2 थीटा माने थे, तो यहाँ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एन अपान सी एन, इक्वेशन 2, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक। यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, तो उसे लिखेंगे समीकरण 2 से थीटा का मान 1 में रखने पर, रख दे, 2 गुणे थीटा का मान कितना है, क्यू एन अपॉन सी एन इक्वल टू क्या है, क्यू एन अपॉन एफ एन। देखिए 2 गुणे थीटा का मान हमने क्या रख दिया, क्यू एन अपॉन सी एन इक्वल टू क्यू एन अपॉन एफ एन, क्यू एन से क्यू एन खत्म, ये क्या हो जाएगा, 2 बटे सी एन बराबर 1 बटे एफ एन। यहाँ जगह बचा है, यहाँ पे लिख देते हैं सी एन, सी एन और एन और आर को लगभग एक ही बिंदु पर माने हैं, तो लिखेंगे सी एन लगभग बराबर है किसके, सी आर के बराबर है। ऐसे एफ एन यानी एफ से एन के बीच की दूरी, एन और आर लगभग एक ही बिंदु पे है, तो मानेंगे इसे एफ आर मानेंगे, ठीक है। तो फिर मान रख देंगे इसमें 2 बटे सी आर इक्वल टू 1 बटे एफ आर, 2 बटे सी आर को क्या बोलते हैं, सी से आर के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी आर वक्रता त्रिज्या है, सी से
वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। अब बराबर 1/FN एफ से लेकर के फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसे क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। या यहाँ से हम सीधा कर सकते हैं इसे, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? r/2। यही सिद्ध करना था कि किसी गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।